हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरबी स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मेरा मानना है कि शिक्षा एक होम्योपैथिक वे से चलती है, अर्थात जिस तरीके से हम होम्योपैथी की दवा करते हैं और धीरे धीरे होम्योपैथी की दवा हमारे लिए असरकारी होती है, उसी प्रकार से शिक्षा भी धीरे धीरे हमें सशक्त और मजबूत बनाती है। दोस्तों, हम आज राजनीति विज्ञान के तहत जो रिवीजन श्रृंखला चल रही है, उसमें हम संप्रभुता से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो प्रश्न है दोस्तों, वह है वह विधि जो राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है, तो वह विधि है दोस्तों संवैधानिक विधि। संवैधानिक विधि का अर्थ यह होता है दोस्तों, किसी भी देश का संविधान या जो विधि या नियम किसी भी देश के संविधान में दिए होते हैं, वह उस राष्ट्र की या देश की संवैधानिक विधि कहलाती है और यह विधि उस देश की मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? तो जनतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम लोकतंत्र की परिभाषा का अध्ययन करते हैं तो सबसे चर्चित परिभाषा जो अब्राहम लिंकन महोदय की है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। तब हम देखते हैं कि जो संप्रभुता है, यदि आपको संप्रभुता के बारे में अवधारणा स्पष्ट नहीं है तो हम संक्षिप्त में देखते हैं दोस्तों। संप्रभुता राज्य के 4 तत्वों में सबसे प्रमुख तत्व है और संप्रभुता को ही राज्य का आत्म तत्व कहते हैं। संप्रभुता का अर्थ यह होता है दोस्तों, कोई भी देश तभी संप्रभु कहलाता है या कोई भी व्यक्ति तभी संप्रभु कहलाता है जब अपने निर्णय लेने के लिए बिना किसी बाह्य और आंतरिक हस्तक्षेप के वह स्वतंत्र होता है। राष्ट्र के संदर्भ में हम देखें दोस्तों कि जब कोई देश आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र होता है अपने निर्णय लेने के लिए, तो हम उसे संप्रभु कहते हैं। जैसे कि हम देखें, यह हमारा प्यारा भारत है दोस्तों। 15 अगस्त 1947 के पहले हमारा देश ब्रिटिश उपनिवेश था या ब्रिटेन का गुलाम था। तब हम संप्रभु देश नहीं थे, अर्थात हम अपनी आंतरिक नीति या संविधान का निर्माण नहीं कर सकते थे, अपनी शासन व्यवस्था हम अपने से नहीं चला सकते थे, तथा हम अपनी जो है विदेश नीति का निर्धारण नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि संप्रभुता 2 प्रकार की होती है, आंतरिक संप्रभुता तथा बाह्य संप्रभुता। हम उसमें आगे देखेंगे दोस्तों, परंतु यहाँ हम प्रश्नों को रिवाइज करते हैं। तो संप्रभुता जो जनता में निहित होती है दोस्तों, तो वह शासन प्रणाली है जनतंत्र। अगला प्रश्न है, कथन दिया है कि शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का जो संप्रभु होती है। दोस्तों, यह कथन है रूसो महोदय का। आपको जानकारी है दोस्तों कि रूसो महोदय, जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक की रचना की, इनका मानना था कि जो है शक्ति का स्थानांतरण तो हो सकता है, लेकिन इच्छा जो कि संप्रभु है, इसका स्थानांतरण नहीं हो सकता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो महोदय सामान्य इच्छा को अपनी सभी रचना जो रही है उसमें इन्होंने सामान्य इच्छा को सबसे प्रबल समर्थन दिया है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि इस कथन को कैसे याद करेंगे। तो जहाँ भी सामान्य इच्छा की या इच्छा की बात हो रही है, इच्छा की प्रधानता की बात हो रही है, तो रूसो ज़्यादातर उत्तर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति होती है, तो वो विधिक संप्रभुता कहलाती है। दोस्तों, विधिक संप्रभु या विधिक संप्रभुता वह होती है जिसमें राज्य की जो अंतिम आदेश जारी करने की शक्ति होती है। जैसे कि ये कोई व्यक्ति है दोस्तों, हमारे देश में मंत्रिमंडल के संदर्भ में कहा जाए दोस्तों,
तो अंतिम आदेश जारी करने की शक्ति जैसे मंत्रिमंडल या फिर राष्ट्रपति कहें, इसके पास है। तो विधिक संप्रभु कौन होता है दोस्तों? तो जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की शक्ति होती है वही विधिक संप्रभु या विधिक संप्रभुता, इस प्रकार की संप्रभुता को कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वह है, एक सेकेंड, हाँ, वह प्रश्न है दोस्तों, ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित और राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होते हैं? तो दोस्तों ऐसे कानून को राष्ट्रीय कानून कहते हैं। दोस्तों जब आप भारत का मैप देखते हैं तो आप जानते हैं कि जो भी हमारी संघ सरकार कानून पारित करती है वो पूरे के पूरे जितना भी भारत का अधिकार क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र का तात्पर्य यह है कि जितने भी क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में हमारे देश के संस्थाओं या विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून लागू होते हैं वह उसका हमारे देश का अधिकार क्षेत्र कहलाता है। तो जो कानून हमारी संघ सरकार द्वारा बनाया जाता है वह कानून कहलाता है राष्ट्रीय कानून। और ऐसा कानून दोस्तों राज्य क्षेत्र के भीतर या पूरे राज्य क्षेत्र के अधीन रहने वाले सभी लोगों पर लागू होता है, चाहे वो विदेशी हों या नागरिक हों। सभी लोग का अर्थ विदेशी और नागरिक दोनों इसमें शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, किसने कहा जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं? दोस्तों ऐसा कथन है लाक महोदय का। आप जानते हैं कि ट्रू ट्रीटी ऑन सिविल गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, या कहें कि इन्होंने, लाक महोदय ने अपने जो 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार बताए हैं उसमें इन्होंने स्वतंत्रता को बल दिया है, उदारवाद का समर्थन किया है। और आप जानते हैं कि लाक महोदय को ही उदारवाद का जनक माना जाता है। इनका मानना था दोस्तों कि जहाँ कानून नहीं होता और वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती, अर्थात स्वतंत्रता के लिए कानून अनिवार्य है। इस पर भी दोस्तों आप जानते हैं कि लाक महोदय एक सीमित संप्रभु का समर्थन करते हैं या सीमित संप्रभुता का विचार देते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि कानून न केवल जनमत के आगे के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे भी चले? तो ये प्रश्न, यह कथन है दोस्तों डीपीएस मुहार का। डीपीएस मुहार का मानना था दोस्तों कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले। इसका क्या अर्थ होगा? दोस्तों डीपीएस मुहार साहब मानते हैं कि कानून का जो आधार हो वो जनमत हो, अर्थात कानून जो बने जनता की इच्छा से बने और कानून को जनता का मार्गदर्शन भी करना चाहिए, अर्थात कानून जनमत के आगे आगे भी चले, ऐसा डीपीएस मुहार साहब मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें संप्रभु संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है? तो हॉलैंड के अनुसार। हॉलैंड मानते हैं दोस्तों कि कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें संप्रभु संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। दोस्तों संप्रभुता के 2 रूप हैं, एक विधिक संप्रभुता डी ज्यूरे और वास्तविक संप्रभुता डी फैक्टो। दोस्तों हम इसके बारे में देखते हैं। विधिक संप्रभुता या डी ज्यूरे सर्वसत्ता का मतलब क्या होगा? एक व्यक्ति जो शासन करने और आज्ञाकारिता वश में रखने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो वही विधिक या जो है डी ज्यूरे संप्रभु कहलाता है। डी ज्यूरे या विधिक संप्रभुता जिसमें होती है दोस्तों, वह व्यक्ति शासन करने और आज्ञाकारिता को वश में रखने का कानूनी अधिकारी होता है। आगे देखते हैं दोस्तों,
कानूनी अधिसत्ता या कानूनी संप्रभुता की संकल्पना पहली बार प्रस्तुत की है दोस्तों हॉब्स महोदय ने। हॉब्स महोदय कानूनी संप्रभुता के जनक माने जाते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कानून संप्रभु का आदेश है। दोस्तों, ऑस्टिन महोदय मानते हैं कि कानून जो होता है संप्रभु का आदेश है। यह कोई संप्रभु है, मान लीजिए कि हम डेमोक्रेसी के संदर्भ में देखें तो कोई व्यक्ति या पीएम मान लीजिए, मंत्रिमंडल मानिए, परंतु एक सेकंड, हम देखते हैं दोस्तों कि राजतंत्र में क्या होता है कि राजा के द्वारा आदेश जारी किया जाता है, परंतु लोकतंत्र में क्या होता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वह कानून या आदेश जारी करती है। हम जानते हैं दोस्तों कि ऑस्टिन महोदय एकल संप्रभुता के समर्थक हैं और यह एक स्पष्ट संप्रभु की बात करते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन एकल संप्रभुता के विचार का समर्थन करता है, तो ऑस्टिन महोदय हैं दोस्तों। एकल संप्रभुता और कानून संप्रभु के का आदेश है, यह विचार ऑस्टिन महोदय का है। अगला प्रश्न है आधुनिक राज्य दर्शन का जन्मदाता माना जाता है। तो दोस्तों, हॉब्स महोदय को आधुनिक राज्य दर्शन का जनक या जन्मदाता माना जाता है। दोस्तों, ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है? तो दोस्तों, ऑस्टिन महोदय की एक पुस्तक है लेक्चर्स ऑन द ज्यूरिस्प्रूडेंस या लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। इस पुस्तक में दोस्तों ऑस्टिन महोदय ने अपनी संप्रभुता की, एकल संप्रभुता की अवधारणा का समर्थन किया है। यह प्रश्न जो है दोस्तों 2021 की जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा थी उसमें आया हुआ प्रश्न है। आप नोट कर लीजिएगा कि एकल संप्रभुता ऑस्टिन के द्वारा, और ऑस्टिन की पुस्तक का नाम क्या है? तो वो है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रकृति का कानून उच्च तर्क का आदेश है, ऐसा हॉब्स महोदय का मानना है। दोस्तों, हॉब्स महोदय मानते हैं कि प्रकृति का जो कानून है वो उचित तर्क का आदेश है। अगला प्रश्न है किसका यह मानना था कि प्राकृतिक कानून राज्य विहीन अवस्था में भी जीवन के अधिकार को सबसे बड़े मूल्य के रूप में स्थापित करते हैं? दोस्तों, हॉब्स महोदय यद्यपि आप जानते हैं लेवियाथन में एक निरंकुश संप्रभुता का समर्थन करते हैं, परंतु उस पर भी वह मानते हैं कि व्यक्ति के पास प्राकृतिक अवस्था में भी एक अधिकार था, वह था जीवन का अधिकार या आत्मरक्षा का अधिकार। जीवन और आत्मरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है या प्रश्न पूछा जाएगा तो आप हॉब्स को लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है। तो दोस्तों, आदेशात्मक सिद्धांत जो कानून का है वह कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है। अगला प्रश्न है कानून के आदेशात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं। तो बोदा, हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन और डायसी महोदय कौन कौन है? फिर से देखिए, कानून के आदेशात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं बोदा, हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन तथा डायसी। ये विचारक हैं दोस्तों जो कानून के आदेशात्मक सिद्धांत, जो कि सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है कानून का, उसका समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। तो दोस्तों, हॉब्स महोदय मानते हैं कि वास्तविक कानून जो होता है वह उसका आदेश होता है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वह है
कि भूभाग, प्रशासन, संप्रभुता तथा जनसंख्या में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों या संगठनों से अलग करता है? तो दोस्तों, संप्रभुता ही वह तत्व है जो राज्य को अन्य समुदायों या संगठनों से अलग करता है। जैसे कि आप इसको कैसे समझेंगे दोस्तों, कि जितने भी समाज हैं या राजनीतिक दल हैं, एक तरीके से मानिए, या फिर कुछ संगठन हैं, आतंकवादी संगठन ही मान लीजिए, इनके पास संप्रभुता नहीं होती है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि हमारे खाप पंचायतें हैं, इनके पास संप्रभुता नहीं होती है, अर्थात ये अपने निर्णय स्वयं नहीं ले सकते हैं। कहीं न कहीं ये देश के कानून से बंधे होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि राज्य को जो तत्व अलग करता है चार तत्वों में से, वह है संप्रभुता, और संप्रभुता के आधार पर ही राज्य अन्य समुदायों से अलग होता है। अगला प्रश्न है, राज्य की आधुनिक अवधारणा के अनुसार राज्य के 4 मूल तत्व हैं। दोस्तों, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ये 4 तत्व हैं जो आधुनिक राज्य की अवधारणा में शामिल हैं, या आधुनिक राज्य के 4 मूल तत्व हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? तो वह है संप्रभुता। आगे आप जानते हैं कि ये प्रश्न जितने हैं संप्रभुता से रिलेटेड हैं। कहीं न कहीं प्रश्नों की भाषा में परिवर्तन करके प्रश्न पूछा है, परंतु हम यहाँ देखते हैं कौन सा तत्व राज्य को सर्वोच्च संस्था मानता है? तो संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। राज्य का आत्म तत्व है संप्रभुता। भारत में संप्रभुता निवास करती है दोस्तों, तो जनता में। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत की प्रस्तावना जब आप पढ़ते हैं तो कहता है, उसमें कहा गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका क्या अर्थ होगा दोस्तों? गणराज्य या लोकतांत्रिक का अर्थ यह होता है कि हमारे देश में जो संप्रभुता है या कानून बनाने की जो शक्ति हमारी विधायिका प्राप्त करती है, वह प्राप्त करती है जनता से। तो भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? जनता में। अगला प्रश्न देखते हैं, संप्रभुता की जो धारणा है का निरूपण सबसे पहले किया? दोस्तों, बोधा महोदय ने संप्रभुता की अवधारणा का सबसे पहले प्रतिपादन किया। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संप्रभुता का जनक किसे कहा जाता है? तो बोधा महोदय को संप्रभुता का जनक या निरूपक कहा जाता है। संप्रभुता की अवधारणा का निरूपण सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में ज्या बोधा द्वारा अपनी पुस्तक दी रिपब्लिका या राज्य के अंतर्गत किया गया। कभी कभी बोधा महोदय की पुस्तक भी पूछ ली जाती है दोस्तों, तो द रिपब्लिक नहीं, द रिपब्लिका, यह पुस्तक है बोधा महोदय की। और इसी पुस्तक में दोस्तों बोधा महोदय ने 16वीं शताब्दी में संप्रभुता सिद्धांत को सर्वप्रथम निरूपित किया या संप्रभुता सिद्धांत की अवधारणा दी। आगे देखते हैं, कुछ नोट दिया है दोस्तों, उसको पढ़ते हैं। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में प्रभुसत्ता की अवधारणा का ऐतिहासिक विकास निम्न क्रम से हुआ है। दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी डेट मैचिंग को या सन मैचिंग करने को दे देगा, तो आप इसे नोट करिएगा। 16वीं शताब्दी में दोस्तों जो संप्रभुता की अवधारणा दी है वो बोधा महोदय या ज्या बोधा महोदय ने, और 17वीं शताब्दी में ह्यूगो ग्रोशियस और थॉमस हॉब्स महोदय हैं जिन्होंने संप्रभुता के विचार को आगे बढ़ाया। 18वीं शताब्दी में दोस्तों रूसो और 19वीं शताब्दी में जॉन ऑस्टिन के द्वारा संप्रभुता सिद्धांत का समर्थन किया गया। आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो है दोस्तों बहुत ही जो महत्वपूर्ण है, ये जितना बॉक्स है, ठीक। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वह है
वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेश को वैध रूप से व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। संप्रभुता की यह अवधारणा दी है या परिभाषा दी है दोस्तों गार्नर महोदय ने। आप जानते हैं दोस्तों, गार्नर महोदय की एक परिभाषा जो राज्य से संबंधित है या राजनीति विज्ञान से संबंधित है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। यह बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस लिहाज से देखें तो संप्रभुता की जो परिभाषा गार्नर महोदय ने दी है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। गार्नर महोदय मानते हैं कि वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है, अर्थात यह भी कहीं न कहीं एकल संप्रभुता की बात कर रहे हैं। गार्नर महोदय मानते हैं कि वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेश को वैध रूप में व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो दैवीय कानून और नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। ऐसी संप्रभुता की अवधारणा दी है या परिभाषा दी है गार्नर महोदय ने। दोस्तों अगला प्रश्न है, संप्रभुता सर्वोच्च प्राधिकार है जो हर मौलिक प्राधिकार से स्वतंत्र या उसके ऊपर है, ऐसा मानते हैं ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर कहते हैं कि संप्रभुता सर्वोच्च प्राधिकार है जो हर मौलिक प्राधिकार से स्वतंत्र या उसके ऊपर है। आगे देखते हैं दोस्तों, राजनीतिक संप्रभुता या राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है, ऐसा गिलक्राइस्ट महोदय मानते हैं। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा कि गिलक्राइस्ट मानते हैं दोस्तों कि राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। अर्थात जितने भी राज्य का कानून जो होता है बनता है उसके पीछे कहीं न कहीं जो कानून का प्रभाव है उसके पीछे संप्रभुता निहित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभुता की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभाव की सूची मात्र बना देती है, ऐसा गेटेल महोदय मानते हैं। दोस्तों आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है संप्रभुता में। दोस्तों गेटेल महोदय मानते हैं कि वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभुता की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची अवधारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभाव की सूची मात्र बना देती है। आप जानते हैं कि डाइसी महोदय हैं जो वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर करते हैं। हम आगे देखेंगे दोस्तों। तो गेटेल महोदय यह कहते हैं कि यह जो वैधानिक संप्रभु और वास्तविक संप्रभु कहें, इनके बीच जो अंतर है राजनीतिक संप्रभु और वैधानिक संप्रभु के बीच में, इसकी खोज में कहीं न कहीं जो खोज की कोशिश है वो संप्रभुता की पूरी अवधारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को एक प्रभाव की सूची मात्र बना देती है, ऐसा गेटेल महोदय मानते हैं। दोस्तों एक चीज़ हम क्लियर कर दें कि जो हम यहाँ व्याख्या दे रहे हैं इस व्याख्या का सीधा सा अर्थ यह है कि आपको सिर्फ रट्टा न रहे, आपको याद करने में भी थोड़ा बहुत जो है हेल्प हो सके। आइए हम आगे देखते हैं। संप्रभुता की अवधारणा राजनीतिक, दार्शनिक तथा वैधानिक में से मुख्यतः क्या है दोस्तों? तो संप्रभुता की अवधारणा जो है वो वैधानिक अवधारणा है। दोस्तों आप जानते हैं कि विधान या विधि को लेकर के संप्रभुता की अवधारणा दी गई है। हम देखते हैं कि निर्णय की शक्ति से संबंधित या नियम बनाने की शक्ति से संबंधित अवधारणा है संप्रभुता। इसलिए जो संप्रभुता की अवधारणा है वह एक वैधानिक अवधारणा है और यह ज़्यादातर विधान या नियम बनाने वाले या अंतिम आदेश जारी करने वाले व्यक्ति या संस्था के पास होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यक्ति स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर
व्यक्ति संप्रभु होता है, ऐसा मानते हैं दोस्तों जॉन स्टुअर्ट मिल। यह प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में 2 से 3 बार तो ज़रूर आया है दोस्तों। दोस्तों मिल मानते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल मानते हैं कि स्वयं पर और स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जे.एस. मिल के स्वतंत्रता सिद्धांत संबंधी विचार की आलोचना करते हुए किसने कहा, मिल खोखली स्वतंत्रता का अमूर्त व्यक्ति का संदेश वाहक रह जाता है। दोस्तों बारकर महोदय मानते हैं कि मिल खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्तित्व का संदेश वाहक मात्र रह गया है। यह भी कथन जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। बारकर महोदय मिल को खोखली स्वतंत्रता का जनक मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित किया है तो ह्यूगो ग्रोशियस। ह्यूगो ग्रोशियस या ग्रोशियस महोदय बाह्य संप्रभुता का समर्थन या विकास की संकल्पना दी है। आप जानते हैं दोस्तों कि मन ये भारत है, ठीक। बाह्य संप्रभुता का अर्थ यही होता है सीधा सा दोस्तों कि किसी भी देश की जो विदेश नीति का निर्धारण होता है या अन्य देश से संबंधित जो नियम निर्धारित करने या संबंधों के बारे में निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वह, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की हो, आवागमन की बात हो, ट्रांसपोर्ट की बात हो, ठीक, ये सभी जो निर्णय होते हैं वो बाह्य संप्रभुता से संबंधित होते हैं दोस्तों। और बाह्य संप्रभुता का जो सिद्धांत विकसित किया है वो किया है ह्यूगो ग्रोशियस ने। अब आपको याद हो जाएगा, ह्यूगो ग्रोशियस बाह्य संप्रभुता का सिद्धांत देते हैं। अगला प्रश्न है, द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड किसकी रचना है दोस्तों? जॉन ऑस्टिन की यह रचना है। आप जानते हैं लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस या द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, यह रचना है जॉन ऑस्टिन की। अगला प्रश्न है, संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो बोदा महोदय ने संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। दोस्तों बोदा महोदय ही संप्रभुता के जनक माने जाते हैं और संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन भी बोदा महोदय ने किया। दोस्तों 1776, जबकि आप जानते हैं कि 1776 में ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ और जो है 1776 में ही बोदा ने अपनी कृति द रिपब्लिका, आप जानते हैं, या 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किया है। दोस्तों आपसे पुस्तक पूछा जा सकता है तो बोदा की पुस्तक है 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक या द रिपब्लिका। इसे द रिपब्लिका या 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक कहा जाता है। यह पुस्तक बोदा की लिखी हुई है और बोदा ने इसमें सबसे पहले संप्रभुता की अवधारणा प्रतिपादित की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो है वह है, निम्न विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है तो बोदा, ग्रोशियस, ऑस्टिन। ये तीनों ही विचारक दोस्तों आप जानते हैं कि बोदा संप्रभुता का जनक माना जाता है, ग्रोशियस बाह्य संप्रभुता का जनक है, ऑस्टिन एकल संप्रभुता या फिर हम कहें कि कानूनी संप्रभुता इन्होंने जो है का विचार दिया। ये तीनों विचारक बोदा, ग्रोशियस और ऑस्टिन संप्रभुता के व्याख्याकार माने जाते हैं। दोस्तों संप्रभुता का मूल शब्द सुपर एनस से मिलकर बना है। सुपर एनस, हम जानते हैं दोस्तों कि संप्रभुता अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो कि सॉवरेनिटी का हिंदी रूपांतरण है। दोस्तों अंग्रेजी भाषा के
सॉवरेनिटी का हिंदी रूपांतरण है संप्रभुता। सॉवरेनिटी शब्द लैटिन भाषा के सुपर तथा एनस से मिलकर बना है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि जो सॉवरेनिटी या फिर संप्रभुता है, इसका उद्भव किस भाषा के शब्दों से हुआ है, तो लैटिन भाषा के शब्द सुपर तथा एनस, लैटिन भाषा के शब्द सुपर तथा एनस से मिलकर बना है सॉवरेनिटी, और जिसका अर्थ है परम अर्थात सर्वोच्च सत्ता, अर्थात प्रत्येक स्वतंत्र राज्य अपने बाह्य तथा आंतरिक विषयों के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हो, और इस स्थिति को संप्रभुता कहा जाता है। दोस्तों, हम आगे देखें कि निरंकुश संप्रभुता में लाक, रूसो, हॉब्स, प्लेटो में से कौन विश्वास करता है, तो आप जानते हैं कि लेवियाथन के लेखक हॉब्स महोदय हैं जो निरंकुश संप्रभुता का समर्थन करते हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि लाक महोदय ने ही, हॉब्स महोदय ने ही, क्षमा करिएगा, हॉब्स महोदय ने ही कहा कि मेरी माँ ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, मुझे और मेरे भाई को। आप जानते हैं कि जब हॉब्स महोदय अपनी रचना लेवियाथन को नहीं रचे थे, उसके पहले ही हम देखते हैं कि इंग्लैंड में सिविल वार जैसी, गृह युद्ध जैसी संभावनाएं थी, और उस समय युद्ध चल रहा था। 1642 हो, 1650 हो, इस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध की स्थिति थी। इसी से आतंकित होकर के हॉब्स महोदय ने निरंकुश संप्रभुता का समर्थन किया है। दोस्तों, इस तरीके से व्याख्या करने में दोस्तों थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, परंतु आपको याद करने में थोड़ा कठिनाई कम होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, निरंकुश या अमर्यादित संप्रभुता के समर्थक विचारक हैं बोदा, हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन और हीगल आदि। दोस्तों, बोदा, हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन और हीगल ये अमर्यादित या निरंकुश संप्रभुता का समर्थन करते हैं। इनके अनुसार दोस्तों, इनका मानना है कि संप्रभु राज्य में सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान, अविभाज्य और अमर्यादित शक्ति है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये नोट कर लीजिएगा, आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसने सामाजिक समझौता की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत के साथ जोड़ दिया। दोस्तों, जब भी निरंकुश संप्रभुता की बात हो तो आप जानिए कि हॉब्स महोदय हैं जो निरंकुश संप्रभुता का समर्थन या सशक्त समर्थक रहे हैं। जितने भी प्रश्न भाषा चाहे जो परिवर्तित हो जाए, आप जान जाएंगे कि निरंकुश संप्रभुता हॉब्स ऑप्शन में दिया रहे तो आँख मूंद कर लगा सकते हैं हॉब्स को। ठीक, 1 सेकेंड दोस्तों, थोड़ा पानी पी ले।